थोड़ा सा अटक रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, लेट्स जस्ट हॉप ऑन स्ट्रेट टू क्वेश्चन नंबर 22। आपको क्या कह रहे हैं कि अब हम शेल एंड ट्यूब पे शिफ्ट कर गए। यू हैव अ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर मस्ट बी डिजाइन टू हीट 2.5 kg पर सेकेंड ऑफ वाटर। वाटर आपके पास ठंडा है, वाटर को आपने हीट करना है फ्रॉम 15 टू 85 डिग्री। टेम्परेचर इनलेट, टेम्परेचर आउटलेट। कोल्ड, वाटर आपका ठंडा है तो ये कोल्ड का इनलेट आउटलेट दे दिया। द हीटिंग इज टू बी अकॉम्प्लिश बाय पासिंग हॉट इंजन ऑयल। हॉट आपके पास क्या चीज़ है? इंजन ऑयल है, विच इज अवेलेबल एट 160 डिग्री। इसका टी इनलेट दिया हुआ है आपको, सही है। थ्रू द शेल, तो शेल के अंदर आपका इंजन ऑयल है और ट्यूब के अंदर आपका पानी है, ठीक है। नाउ द ऑयल इज नोन टू प्रोवाइड एन एवरेज कन्वेक्शन कोफिशिएंट ऑफ। ऑयल के लिए एच नॉट की वैल्यू गिवन है। एच नॉट आपके पास गिवन है। आपके पास क्या होता है, जब दो चीज फ्लो कर रही हैं तो आपको दो कोफिशिएंट्स होते हैं, एक एच नॉट होता है और एक एच आई होता है। जब एक इस तरह से ये शेल में आ रहा है यहाँ पर यूं करके और ये ट्यूब में जा रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स काउंटर फ्लो, सही है। तो यहाँ से शेल में से आ रहा है, ये ट्यूब इधर है, ट्यूब नहीं है। अगर मैं इसको वो दिखाऊँ ना, तो ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। ये शेल तकरीबन इस तरह का होगा आपका, ओवल टाइप। इट कैन बी सर्कुलर, और इसके अंदर यूं 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 ट्यूब्स लगी हुई हैं यूं करके, सही है। तो हम जो वाटर का फ्लो ले रहे हैं शेल में, वो इस तरह ले रहे हैं एज अ काउंटर फ्लो। क्यों, यहाँ से अंदर आया, यहाँ से अंदर आया, यूं 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 होके यहाँ से बाहर निकल जाएगा पानी, और ट्यूब वाला पानी अपना ट्यूब में पासिस कर करके वो ट्यूब में अपना बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट्स डन। दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि जो कन्वेक्शन होगी ना, वो देखो दो चीज़ों में होगी। एक आपके पास ये फ्लूइड है, एक आपके पास ये फ्लूइड है। आउटसाइड का कुछ इन लोगों ने बस बोला है ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्यूब्स, तो जो ट्यूब्स है उसके आउटसाइड पे एच नॉट आपका 400 है। इसके बारे में भी देखते हैं, सही है। तो अब एच आई आपके पास कौन सा होता है? एच आई होता है जो आपके पास इनर ट्यूब का कन्वेक्शन कोफिशिएंट जो वाटर का होगा, ये हमने निकालना होगा। ऑन द आउटसाइड द 10 ट्यूब्स पास, तो आपके पास कितने ट्यूब हैं ये गौर से देखना, एक मिनट, ये गौर से देखना। आपके पास ट्यूब्स कितनी है? 10 ट्यूब है आपके पास, सही है। द वाटर थ्रू द शेल, वाटर 10 ट्यूब के अंदर है। ईच ट्यूब इज थिन वॉल। थिन वॉल का जहाँ पे लफ्ज आ जाए, इसका मतलब क्या है, जो ट्यूब है ना आपकी, ट्यूब के अंदर कोई कंडक्शन नहीं होगी। मतलब जब हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालेंगे तो 1/hi प्लस 1/h नॉट निकालेंगे, आपके पास L/K नहीं आएगा। जो ट्यूब की मटेरियल की कंडक्शन है वो नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों ने बोला दिस इज अ थिन वॉल ऑफ डायमीटर d इज इक्वल टू 25। इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 25। हर ट्यूब का डायमीटर 25 है। एंड मेक्स 8 पासेस। तो अब इनको कंफ्यूज नहीं करना, 10 ट्यूब पास और 8 पास इनको कंफ्यूज नहीं करना। 8 पास का मतलब क्या है? थ्रू द शेल। सबसे पहले 10 ट्यूब्स पास का मतलब है कि उसमें 10 ट्यूब लगी हुई है। तो फिजिकली अगर आप हीट एक्सचेंजर देखोगे ना, तो उसमें 10 ट्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर ट्यूब में 8 पासेस हो रहे हैं थ्रू द शेल। मतलब ओके, तो हम कहाँ थे? मैं आपको एक ना फिजिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी दे रहा था इसके बारे में ना, कि ट्यूब शेल पास, 10 ट्यूब पास पास, ये क्या होता है सारा। इसको सबसे पहले आप ये देखना कि 10 ट्यूब्स हैं, तो फिजिकली आपको क्या दिखेंगे? 10 ट्यूब दिखेंगे। मैं यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर बनाऊंगा, थोड़ा खाली सी जगह मुझे मिले, ये रहा, सही है। तो ये मेरा लेट्स से कि सर्कुलर काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। तो इसके अंदर पता है क्या सीन है? अब मेरे पास कितनी है? 10 ट्यूब्स लगी हुई हैं। एक ट्यूब मेरी एरी, दूसरी ट्यूब मेरी एरी, तीसरी, चौथी, 5 6 7 8 9, 10 ट्यूब्स। तो ये मेरा वन शेल है, ये मेरा 10 ट्यूब पासेस है। अब क्या कह रहे हैं, एक और इन्फॉर्मेशन है कि एंड मेक 8 पासेस थ्रू द शेल। 10 ट्यूब्स हैं और हर ट्यूब 8 पास कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसके कुछ तरीके होते हैं कि आप पहली ट्यूब को ही रिकनेक्ट कर दो और बार बार इसको पास दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब हर ट्यूब आपकी 8 पासेस करेगी। तो अगर 10 ट्यूब हैं आपकी और हर ट्यूब आपकी 8 पास कर रही है, तो टोटल नंबर ऑफ पासेस पूरे शेल के अंदर 80 हो गए। ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन, अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूंगा, तो पता है क्या कर सकते हैं? जैसे पहली ट्यूब है ना, ट्यूब नंबर 1, ये ट्यूब नंबर 1 है। तो ट्यूब नंबर 1 वर्टिकली ये अलग अलग ट्यूब्स हैं, हॉरिजॉन्टली इनमें पासेस बने हुए हैं। पासेस कैसे बने हुए हैं? लेट्स से कि हीट एक्सचेंजर से मैं इसका आइसोमेट्रिक बनाता हूँ। हीट एक्सचेंजर यूं आई, 1 पास, 2 पास, 3 पास, 4 पास पास, 6 7 8 पासेस हुआ। 8 पासेस होने के बाद यू हैव द अगली वाली ट्यूब में चला गया। अगली वाली ट्यूब में 1 2 3 4 5 6 7 8 पास हुआ। अगली ट्यूब में 1 2 3 4 5 6 7 8 पास हुआ। अगली ट्यूब में, ये मैंने आइसोमेट्रिक व्यू बनाया।
तो इस तरह से ये आपकी ट्यूब नंबर 1 है, ये ट्यूब नंबर 2 है, ये ट्यूब नंबर 3 है। जस्ट लाइक कि ये आपकी ट्यूब नंबर 1 है, ये ट्यूब नंबर 2 है, ये ट्यूब नंबर 3 है। मैंने इसका आइसोमेट्रिक मतलब 3D व्यू आपको दिखाया। इस तरह से हो सकता है कि यहाँ से आ रहा है, ये 8 पासेस से गुजरी, अगली ट्यूब में गई। इस तरह से 10 ट्यूब्स 8 पासेस हुआ हुआ है, सही है। हर ट्यूब में 8 पास हो रहे हैं। तो ये आपका कुछ तरीका होता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे एरिया पे फ़र्क पड़ता है, सही है। तो आपका जो टोटल एरिया होगा ना, एरिया किस चीज़ का? एरिया किस चीज़ का? एरिया ऑफ द ट्यूब। जो आपका टोटल ट्यूब का एरिया, वो पता है क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए नंबर ऑफ पासेस जो हॉरिजॉन्टली है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्यूब्स, जो जितनी भी ट्यूब्स लगी हुई हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई डी एल, जो इसका अपना एरिया है। तो टोटल एरिया आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। ये सीन है। और फिर डिपेंड करता है कि अब आपको सवाल में क्या मांगी हुई है? लेंथ। व्हाट इज द लेंथ मांगी हुई है, फ्लो रेट मांगा हुआ है, और व्हाट, हाँ, हाउ लॉन्ग मस्ट बी द ट्यूब टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड हीटिंग। लेंथ मांगी हुई है। अब मोस्ट प्रोबेबली इस सवाल में हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ ट्यूब से डिवाइड करें, क्योंकि हम पासेस को हम छेड़ ही नहीं रहे, सही है। हम ये बोल रहे हैं कि जो लेंथ है आपकी वो पासेस मिला के आई हुई है, सही है। अगर आपको सवाल में अलग से बोला हो ना, गिव मी द लेंथ ऑफ वन पास अगर आपको बोला होगा, तो आप नंबर ऑफ पासेस मतलब जो आपका 8 वैल्यू है, नंबर ऑफ पासेस 8, इसको भी आप इंक्लूड करोगे एरिया में, सही है। मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे जब आपको सवाल में बोला जाए कि 1 पास की मुझे लेंथ बताओ, सही है। तो अभी हम लोग सवाल को, ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया सारा, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 11.22 ये रहा। सबसे पहले आपने ये डायग्राम बना दी। डायग्राम कैसे बनेगी? मैंने आपको हर सवाल में मैं बता रहा हूँ, नीचे आपके लेंथ होती है, यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर होता है, आपके पास ऑयल जैसे ट्यूब में यहाँ से आ रहा है और यहाँ जा रहा है। इन लोगों ने वो डायरेक्शन, मैंने उल्टी ली हुई थी डायरेक्शन जो बनाई थी, इनकी डायरेक्शन ही ले लेते हैं। लेट्स से कि यूँ आ रहा है, सही है। ऑयल आपका किधर है? आपके ट्यूब में ऑयल है, शेल में ऑयल है आई गेस। तो यहाँ से ऑयल आ रहा है, यहाँ पे वाटर जा रहा है। ऑयल लेफ्ट से राइट जा रहा है, मैंने डायरेक्शन बना दिया है। वाटर मेरा यूँ जा रहा है, इसको मैंने यूँ डायरेक्शन बना दिया वाटर की, ठीक है। ऑयल का टेम्परेचर मेरा टी हॉट इन ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू वाटर, और वाटर का जो इनलेट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और वाटर थोड़ी देर बाद गर्म होकर टी कोल्ड आउट हो जाएगा, और हॉट थोड़ी देर बाद ठंडा होकर टी हॉट आउट हो जाएगा। मास फ्लो रेट, टेम्परेचर्स, ये आपके एलएमटीटी में काम आ सकता है डायग्राम। ये डायग्राम समझ लो, यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी है। 8 ट्यूब पासेस हैं और 10 ट्यूब हैं आपके पास। हर चीज़ यहाँ पर आपको गिवन है। तो सवाल सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास वाटर का इनलेट आउटलेट दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है आपको सवाल में। ये रहे आपको 160 वाटर का इनलेट आउटलेट गिवन है, और ऑयल का आपको इनलेट गिवन है, सही है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कहाँ गया यार, ये रहा। ऑयल का इनलेट आपको पता है और वाटर का इनलेट आउटलेट पता है। तो आप देख रहे हो कि आपका वाटर कितनी एनर्जी गेन कर रहा है? 15 से तकरीबन 60 डिग्री गेन कर रहा है। तो ऑफ कोर्स आपका जो ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा वो लूज़ कर रहा होगा। क्या लूज़ कर रहा होगा यार? आपको गिवन है ये देखो, आउटलेट टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर, सारे चारों टेम्परेचर्स गिवन है आपको, ठीक है। तो आपने चारों टेम्परेचर यहाँ पे लिख दिए। आप इन दोनों का मीन लोगे, 160 प्लस 100/2, 85 प्लस 15/2 प्लस 273 केल्विन में करने के लिए दोनों के टेम्परेचर आ जाएंगे इस तरह। हॉट का मीन आ गया, कोल्ड का मीन आ गया, इंजन ऑयल और वाटर। वाटर के लिए टेबल A6 पर जाओगे, वाटर के लिए टेबल A6 पर आए, आपके पास टेम्परेचर क्या आ रहा है? 50 डिग्री। आप सॉरी, केल्विन में क्या आ रहा है यार? कम ऑन मैन, केल्विन में क्यों नहीं किया हुआ यार इन लोगों ने? मुझे करना पड़ेगा। वाटर के लिए आ रहा है हमारे पास 323 केल्विन। मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर 323 तकरीबन इन दोनों के बीच में आएगा, सही है। अब यहाँ पर आपने क्या क्या वैल्यूज़ लेनी है आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि यार अगर ये वन शेल वाला पास है तो नसर नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें निकाल लेना, जैसे कि CP की वैल्यू, डायनामिक विस्कोसिटी, मोस्ट प्रोबेबली ये डायनामिक होती है या क्या होती है, और K की वैल्यू और प्रांडल नंबर, ये सारी चीज़ें निकाल लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। CP की वैल्यू तकरीबन ये रहा मेरा CP की वैल्यू तकरीबन 4.181। तो CP की वैल्यू 4.181 आपने लिख दी है। विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो अच्छा, ये सारे F वाले लेना, F होता है फ्लूइड, सही है, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें फ्लूइड की फॉर्म में है। विस्कोसिटी 577 और तकरीबन 550 आ रही है, तकरीबन 550। नाइस। 10⁻⁻6 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 10⁻6 में लिखी हैं, सही है। तो ये हटाने के लिए आप 10⁻⁻6 में करोगे। इसी तरह यहाँ पर किलो में लिखी हुई आपको जूल में चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे।
तो इस तरह से सारा चल रहा है। के की वैल्यू की जहाँ तक बात करें, के की वैल्यू, के की वैल्यू, के की वैल्यू, ये रहा थर्मल कंडक्टिविटी फॉर फ्लूइड विल बी 643.5, 643, ठीक है। बीच में मैंने रैंडम इंटरपोलेशन नहीं करना, बहुत लंबी होगी, ऐसे ही सॉल्व कर लो, मैं तो बोलूँगा रैंडम ले लो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, ठीक है। प्रांडल नंबर आपके पास आ जाएगा, ये रहा प्रांडल नंबर एफ, जो कि आना चाहिए 3.77 और 42 के बीच में, तकरीबन 3.63 ले लो, 3.56, ओके ओके, कर लो इंटरपोलेशन अगर आती है तो इसी तरह आप हॉट फ्लूइड के लिए भी सीपी की वैल्यूज निकाल लोगे। तो मोस्ट प्रोबेबल इनको पता था कि जाहिर है नहीं लेनी, कोल्ड हॉट फ्लूइड के लिए सारी वैल्यूज नहीं लेनी, इन लोगों ने नहीं लिखी, आप शायद एहतियातन निकाल लेना। तो आपने सारी वैल्यूज निकालनी है अपनी, ठीक है। इंजन ऑयल का टेबल A5 होता है, A5 बुक है ना, बुक के एंड पे जाओगे तो एंड पे आपको मोस्ट प्रोबेबली टेबल मिल जाएगा A5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले कोल्ड की बात करें, Q इज इक्वल टू MCP डेल्टा T, सारी चीज़ें डाली हैं, आपके पास Q आ गया, सही है। तो पहला तो समझो सॉल्व ही हो गया आपके पास सवाल। अगले वाले में आपको क्या पता है, आपको टेम्परेचर्स पता है, आपको CP पता है, आपको Q पता है, आपको मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड नहीं पता, आपने सेम फॉर्मूला यूज़ किया हॉट के लिए और मास फ्लो रेट निकाल लिया हॉट के लिए, ये काम आएगा, मैं बताता हूँ किस चीज़ के लिए। यहाँ पर आप LMTT मेथड भी यूज़ कर सकते हो, LMTT मेथड में कोई मसला नहीं है, आप LMTT लगाओ, उसके साथ एक करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। करेक्शन फैक्टर क्यों होगा, क्योंकि शेल एंड ट्यूब पास है विद मल्टीपल पासेस, तो करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। करेक्शन फैक्टर आपका आता है, करेक्शन फैक्टर का यहाँ पे टेबल है आपका, दिस इज़ योर करेक्शन फैक्टर। तो मल्टीपल पास के लिए ये वाला यूज़ करोगे, पी की वैल्यू निकालोगे, आर की वैल्यू निकालोगे, और उस कॉरस्पॉन्डिंगली अब पी और आर की वैल्यू मिला के करेक्शन फैक्टर निकाल के LMTT से मल्टीप्लाई कराओगे, और Q इज इक्वल टू UA डेल्टा टी से आप LMTT से आप एरिया की तरफ आ जाओगे, ठीक है। तो इन लोगों ने NTU से किया, तो मैं आपको NTU मेथड से ही करवाऊंगा ये वाला सवाल, क्योंकि मैं खुद नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट NTU मेथड से कैसे कहते हैं, तो हमें पता है कि हमारा NTU बराबर होता है, NTU बराबर होता है UA अपॉन C मिनिमम, ठीक है। एरिया U C मिनिमम, ये सारी चीज़ें हमें अभी निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने C पे, तो C कहते हैं हम, MCP होता है ना, उसको C कहते हैं। तो हॉट के लिए M हॉट CP हॉट, कोल्ड के लिए M कोल्ड CP कोल्ड, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो C हॉट आपके पास आ जाएगा ये, और C कोल्ड आपके पास आ जाएगा ये। अब इसमें से ज़्यादा कौन सा है, ये 12,000 आ रही है, ये 10,000 वैल्यू हो रही है, तो मेरा C हॉट जो है ये मेरे पास है मैक्स, और C कोल्ड मेरे पास क्या हो गया, मिनिमम हो गया। क्रिटिकल रेशो होता है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं इस तरह से, C मिनिमम अपॉन C मैक्स, तो आपके पास क्रिटिकल रेशो आ रहा है 0.857। नेक्स्ट आपने इफेक्टिवनेस निकालनी है, ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें NTU निकालना है, उसके लिए ज़रूरी है। इफेक्टिवनेस होता है Q डिवाइड बाई Q मैक्स, सही है। तो आपने ऊपर Q रखना है, Q की वैल्यू आपके पास ये रही 7.317, ये इन लोगों ने क्या किया हुआ है, Q अपन Q मैक्स, वेट लेट मी सी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है इफेक्टिवनेस का, C कोल्ड मतलब ऊपर आपका Q आएगा, ऊपर कोई भी Q रख सकते हो, ठीक है, और नीचे आपके पास आएगा Q मैक्स। Q मैक्स के लिए आपके पास क्या होता है, नीचे C मिनिमम आता है यहाँ पे, ये Q मैक्स होता है, देखो ये Q अपॉन Q मैक्स, ऊपर आप कोई भी Q रख सकते हो, ठीक है, और नीचे आपने क्या रखना है, Q मैक्स निकलेगा मिनिमम C। ये मिनिमम क्यों रखा है मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर आएगा 1125 में, ये क्यों रखते हैं। और यहाँ पर आपके टी हॉट इन माइनस टी कोल्ड इन, ये क्या होता है, टी हॉट इन आपके पूरे सिस्टम का सबसे हॉट होता है, और टी कोल्ड इन सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर, तो इससे मैक्सिमम आता है आपके पास, ठीक है। अब इन लोगों ने यहाँ पे क्यों हटाया हुआ है, इन लोगों ने यहाँ पर सी और सी को क्यों हटा दिया, इन लोगों ने इसलिए हटा दिया है क्योंकि क्योंकि आपका जो सी कोल्ड है ना, वही तो आपका सी मिन है हमारे क्वेश्चन में। मिनिमम सी आपका कौन सा है, देखो मैंने बताया ना, सी मिनिमम आपका सी कोल्ड है, तो इन लोगों ने जो इक्वेशन ऊपर रखी है वो कोल्ड की रख दी, नीचे आपका सी मिनिमम वैसे ही सी सी है, तो सी से सी कट के इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वरना आप फॉर्मूला यही सादा वाला अपना यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इफेक्टिवनेस आ गई। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, इन लोगों ने लंबी की हुई है। इन लोगों ने क्या किया हुआ है, NTU निकालने के दो मेथड हैं, एक ग्राफ से निकाल सकते हो, एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है NTU का, 1 प्लस क्रिटिकल रेशो और E माइनस E1। अब जनरली जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको जो पिछला सवाल सॉल्व कराया उसमें देखो, उसमें NTU आपका डायरेक्ट निकलता है। आपने इफेक्टिवनेस निकाली, वेयर इज द इफेक्टिवनेस, you calculated the effectiveness
यू कैलकुलेटेड द क्रिटिकल रेशो और फॉर्मूले में डाल के एनटीयू निकाल दिया, क्योंकि ये आपका काउंटर फ्लो सादा वाला सवाल था। लेकिन जब शेल एंड ट्यूब आता है ना, तो शेल एंड ट्यूब के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है एनटीयू का। सही है। शेल एंड ट्यूब के लिए आपके पास यहाँ पे सादी इफेक्टिवनेस नहीं बल्कि ग्रेटर इफेक्टिवनेस आती है ई। मैंने ऐसे बोला ग्रेटर, लेकिन मतलब बड़ा ई है तो ग्रेटर इफेक्टिवनेस ई आता है, जिसमें कि ई को भी आपको पहले सॉल्व करना होगा क्रिटिकल रेशो और ई की वैल्यू रख के। सही है। इफेक्टिवनेस की वैल्यू रख के, तो इफेक्टिवनेस क्रिटिकल की वैल्यू रख के आपने ई निकाल लिया, ई को एनटीयू में डाला, आपके पास एनटीयू आ गया। इससे अच्छा मैं बोलूँगा यार ये लंबी करो ही नहीं, सर ने जो सिखाया ना टेबल वाला वो मेथड यूज़ करो। कैसे यूज़ करना है, आपने यहाँ पर आना है, सर की स्लाइड में ही ना टेबल है, ये सर की स्लाइड है, तो सर की स्लाइड में आपके पास ये टेबल है, आपने देखना है कौन सा आपके लिए अच्छा है। आपका ना पैरेलल है ना आपका सादा काउंटर फ्लो है, आपके पास जो है इफेक्टिवनेस ऑफ अ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर विद वन शेल पास है। ओके, मेरा वन शेल पास है एंड मल्टीपल ट्यूब पास, हाँ 8 ट्यूब पासेस है मेरी, तो ये वाला मेरा है। ओ सॉरी 10 ट्यूब है मेरी। तो आपका ये वाला ग्राफ आप यूज़ करोगे, ठीक है। एक से ज़्यादा शेल होंगे तो ये यूज़ करोगे, एक शेल है तो ये यूज़ करोगे। इसमें मुझे चाहिए इफेक्टिवनेस और मुझे क्रिटिकल रेशो। तो इफेक्टिवनेस हमने नॉर्मली जो निकाली थी वो थी 0.483, तो मेरा ये 0.4 है, ये 0.5 है, 0.483 तकरीबन यहाँ पर होगा इफेक्टिवनेस। और ये मेरी क्रिटिकल रेशो की लाइन है, मेरा क्रिटिकल रेशो आ रहा है 0.857। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली करने से ये 0.75 है, ये 1 है, इनके बीच में थोड़ा ऊपर यहाँ पर आएगी 0.85 तकरीबन यहाँ। एक मिनट, आराम से यहाँ पे टच हो गई, टच होके मैंने इसको नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद ये मेरे पास आ रहा है 0.99999 एनटीयू की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ से ही तमीज़ से 0.997 वैल्यू निकाल ली, इतनी लंबी करने के बजाय। ठीक है। एनटीयू आ गया। अब हमें पता है बचपन से कि आपका एनटीयू का फॉर्मूला क्या होता है, एनटीयू होता है यू मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन सी मिनिमम। सही है। आपने क्या किया, एनटीयू आपके पास आ गया था, सी मिनिमम आपके पास आ गया था, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कराया, क्या है 10,420। तो यू ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10,420। ओके, यू ए की वैल्यू आ गई। अब इशू ये है आपके पास कि आपके पास जो है वो यू की वैल्यू नहीं है, ए की भी वैल्यू नहीं है। एरिया तो जाहिर है वो तो पाई डी एल है, लेंथ ही तो निकालनी है, यू भी नहीं है। अभी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपको नहीं गिवन, जो आपने सवाल था ना आपका, आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट नहीं गिवन, आपको एच नॉट पता है, तो अब आपको एच आई भी निकालना है ट्यूब के अंदर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो टोटल यू जो है, टोटल यू बराबर होगा 1/HI प्लस 1/H नॉट के। एच नॉट आपको गिवन है, सिर्फ एच आई अगर मिल गया तो आप आराम से निकाल लोगे यू की वैल्यू। सही है। इस फॉर्मूले में तो एच आई कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको ट्यूब के अंदर पूरा वो लगाना पड़ेगा, लेमिनार टर्बुलेंट क्या फ्लो है हर चीज़। तो ये तरीका है, ये सर ने कराया हुआ है, नहीं तो मैंने क्लास वर्क का शुरू का 1-2 क्वेश्चन कराए हैं वो देख लेना। तो ये आपके पास ट्यूब है, ट्यूब के अंदर चीज़ फ्लो हो रही है। सही है। तो सबसे पहले आपने इसका रेनॉल्ड नंबर निकालना है। रेनॉल्ड नंबर के आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है रो वी एक्स अपॉन म्यू एल, क्या होता है यार, 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला होता है, एक ये वाला फॉर्मूला होता है। आपने ये वाला लगा दिया क्योंकि आपको मास फ्लो रेट भी पता है। ट्यूब के अंदर क्या था, ट्यूब के अंदर मास फ्लो रेट 0.25 है, पाई डायमीटर ऑफ ट्यूब था आपके पास 25, और ये आपने कोल्ड के लिए निकाला था ना ऊपर विस्कोसिटी, ये आपके पास आ गया। तो आपके पास रेनॉल्ड नंबर आ रहा है 23,000 इतना कुछ। 23,000 का मतलब है कि आपका रेनॉल्ड नंबर टर्बुलेंट है, जाहिर सी बात है, इट इज़ ग्रेटर देन 2300, इट इज़ ग्रेटर देन 10,000, इट इज़ ग्रेटर देन 5 एक्सपोनेंट 5 तो फ्लैट प्लेट के लिए होता है ना, वो नहीं, सर्कुलर के लिए देख रहे हैं। सही है। 2300 और 10,000 कुछ होता है, तो सबसे बड़ा है टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट के लिए नसेट नंबर का ये फॉर्मूला होता है। अगर लेमिनार होगा तो लेमिनार के लिए देखते हैं क्या होगा सवाल। सही है, शायद हम उसमें फुली डेवलप रीजन वगैरह वाला सॉल्व करें, लेकिन अभी टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट के लिए ये फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड नंबर का। कूलिंग, ये प्रांड्टल नंबर की पावर n होता है ना, n क्या लिखा हुआ है हमने 0.4, n आपको पता है ना, 2 रखते हैं, या तो 0.4 रखते हैं या फिर 0.3 रखते हैं। ये कैसे रखते हैं, कूलिंग और हीटिंग के लिए। ट्यूब के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ देखो, ट्यूब के अंदर आपके पास है, ये रहा, ट्यूब के अंदर हमारे पास है वाटर, और वाटर को हमने गर्म करना है, मतलब हीटिंग करनी है वाटर। तो हीटिंग के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.4 मोस्ट प्रोबेबली, ये देख लेना, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, 0.3 या 4 होगा बस, वैसे ही बता रहा था जनरल नॉलेज के। तो ये फॉर्मूला होता है। रेनॉल्ड नंबर आया था आपके पास, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू रखो, प्रांड्टल नंबर हमने ऊपर निकाला था इसके लिए, प्रांड्टल नंबर की वैल्यू रख दो, तो आपके पास नसेट नंबर आ गया। हमें पता है नसेट नंबर बराबर होता है एच डी अपॉन के। सही है। तो हमने एच निकालना है, ये एच आपके पास क्या है, एच आई, एच आई मतलब ट्यूब का,
इनर ट्यूब। तो एच इज इक्वल नसेट नंबर इज इक्वल टू एच डी अपॉन के, डायमीटर ऑफ द ट्यूब रखा वापस 0 पॉइंट दिस, के की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी शुरू में, ये रही 0.64, सारी वैल्यूज आपने रख दी। अच्छा ये चीज़ बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है कि यार मैंने अभी सबको बोला कि कंडक्शन नहीं होगी, तो फिर के की वैल्यू क्यों है? यार देखो लिक्विड में भी दो कंडक्शन होती है, एक तो आपके पानी के पार्टिकल्स के अंदर कन्वेक्शन भी होती है एज वेल एज कंडक्शन भी होती है। मैंने बोला सिर्फ ट्यूब की कंडक्शन है ना एल अपॉन के, रेजिस्टिव कंडक्शन वो नहीं होगी, लेकिन जो वाटर की है उसकी अपनी थोड़ी बहुत कंडक्शन तो होती है ना 0 पॉइंट के फॉर्म में। तो ये तो रेजिस्टेंस में नहीं, ये नसेट नंबर के फॉर्मूले के लिए आती है सिर्फ, सही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज आनी है, आपके पास एच आई आ गया, तो आपने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आराम से निकाल लिया। देखो कैसे निकाला, 1/HI प्लस 1/H0 इज इक्वल टू यू, ये आपके पास आ गया आराम से। अच्छा इस सबको 1 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। देखो U बराबर किसके होता है? U बराबर होता है 1/RE, मतलब R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। U बराबर होता है 1/RE के, तो U बराबर हो गया 1 या फिर मैं बोल सकता हूँ R टोटल। टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास दो हैं, एक मेरे पास है 1/H0 और एक मेरे पास है 1/HI। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा मैंने बोल दिया था कि डायरेक्ट मैंने बता दिया था आपको असल में। तो ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है ना, ऐसे ही होता है ना, अगर कंडक्टिव होती है तो एल अपॉन के करते हो रेजिस्टेंस, तो आप बोल सकते हो कि R0 प्लस RI, और आर रेजिस्टेंस को आप कैसे लिखोगे कन्वेक्टिव को? 1/HI 1/H0, हमें पता है आर बराबर होता है 1/U के, यू बराबर होता है 1/R के, तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर इन्वर्स भी लिया हुआ है। इन्वर्स का मतलब ये है कि 1/, में लिखा, वैसे ये मैं बताना भूल गया था। तो आपके पास यू की वैल्यू आ गई। हमने जो नसेट नंबर का ये फॉर्मूला लिखा था यू ए वाला, यू ए की ये वैल्यू आई थी, यू को वहाँ जाके डिवाइड कर दो। इन लोगों ने काफ़ी लंबी की हुई है, बहुत लंबी की हुई है। आप यू को वहाँ जाके डिवाइड कर दो, तो नसेट नंबर एन, ये वैल्यू हमारे पास आई 10,420, सही है। मेरा यू ए बराबर आ रहा था 10,420, इसको डिवाइड कर दो, u यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और u की वैल्यू आ रही थी हमारी 354, तो 354 ये मेरा एरिया के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? ये है एरिया ऑफ ट्यूब, मेरे ट्यूब का एरिया है, ठीक है। तो एरिया किसके बराबर होगा? पाई डी एल। ये पाई डी एल क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक है पाई डी एल, ठीक है। और कितनी ट्यूब्स हैं मेरे पास? 10 ट्यूब लगी हुई हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10, ये मेरे पास टोटल एरिया है ट्यूब का। ओके, सवाल में आपसे मांगा हुआ है कि आप सिर्फ ट्यूब की लंबाई बताएं। मतलब मैंने जो आपको शुरू में बताया था ना कि यूं आपकी 10 ट्यूब्स लगी हुई हैं, तो बस आपने ये लंबाई बतानी है, आपने 3D करके इसमें पासेस की लेंथ नहीं बतानी। अगर लिखा होता ट्यूब ऑफ लेंथ ऑफ 1 पास, तो आप उसको फिर 8 इंक्लूड करते। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पर जो मैंने क्या सोल्व किया, हाँ पाई डी एल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। लेट्स सी कि दिस वैल्यू क्या आ रही है, 10,420, 10,420 डिवाइड बाय 354 मेरे पास आ रही है 29 इस 29 पॉइंट समथिंग आ रही है, वेट लेट मी सी। अरे हाँ, ये लिखा हुआ है ना इन लोगों ने, तो यार ये वही चीज़ बन गई ना। देखो 10,420 डिवाइड बाय 354, 10,420 डिवाइड बाय 354, ये आपका एरिया है। एरिया को आपने खोला पाई डी एल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्यूब्स, तो पाई नीचे मल्टीप्लाई हुआ, पाई सॉरी डिवाइड, डी गया 0.025 और 10 वहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ लेंथ बच गई आपके पास, सही है। तो लेंथ आपकी कितनी आ गई है? 37.5। अच्छा ये जो आपकी लेंथ है ये है एक ट्यूब की लेंथ। इस ट्यूब में पासेस भी हैं, जो मैं बता रहा था ना, अगर मैं इसको आइसोमेट्रिक करके बताऊँ तो इस तरह है, ये इस तरह, ये एक ट्यूब, और ये इस तरह यूं लंबी जा रही है यूं करके, ये एक ट्यूब है, इसके नीचे 10 और ट्यूब्स लगी हुई हैं, सही है। तो इसके नीचे 10 और ट्यूब हैं, तो एक ट्यूब की लेंथ है 37.5। देखो इन लोगों ने यहाँ पर बता दिया, इन लोगों ने यहाँ पर बता दिया नीचे, बोले विद 8 पासेस द शेल लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 4.7 मीटर, ठीक है। तो ये अब आपके क्या आ गई, ये आपकी आपने पासेस को भी वो कर दिया, क्या कहते हैं, सही है ना, ये चीज़ क्लियर होगी। मतलब एक पास को अगर हम देखें तो 4.7 मीटर की है, इसका मतलब यूं आपकी 4.7 की है, सही है। तो 4.7 की इस तरह 8 पासेस हो रहे हैं आपके पास। मैं इसको अगर आइसोमेट्रिक बताता हूँ, बल्कि ये मेरे पास एक ट्यूब लगी हुई है,
दो ट्यूब, तीन, सॉरी ट्यूब नहीं, नंबर ऑफ पासेस, 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ पासेस हैं। हर पास मेरे पास 4.7 का है, तो एक ट्यूब की लेंथ हो गई 4.7 मल्टीप्लाई बाय 8, सही है, जो कि बनेगी 37.5। तो मेरी जो एक ट्यूब है ना, ये देखो 10 ट्यूब लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने आइसोमेट्रिक एक ट्यूब को यहाँ से देख के बताया। अगर एक ट्यूब को यहाँ से देखोगे तो इस तरह से दिखेंगी। एक ट्यूब में 8 पासेज हुए हैं, हर ट्यूब में 8 पासेज हैं, टोटल 80 पासेज हुए हैं। तो ये आपको सारा जो है ना कॉन्सेप्ट है इसका। कम ऑन मैन, नाइस।